हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ भी थी वो यहाँ थी क्यों, वो यहाँ आई क्यों थी। सर, सवाल हमारा बनता है, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम इन्वॉल्व्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, या सीधा सीधा इंडिया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात को कंसाइज वे में डील कर रहे थे, तो हमने इसी सवाल को विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स करके सॉल्व करने की कोशिश की। और यहां पर हम बात ये कर रहे थे कि अगर इसको देखा जाए, यस दिस इज फ्रॉम द सेक्शन 1, अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास यूरोपियन ट्रेडर्स हों या ब्रिटिशर्स हों, उनके आने के यही कुछ रीजंस बनते हैं। एक, वो ट्रेड करने आए, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, दे वर हियर टू ट्रेड, और प्रॉफिट कमाने आए ताकि इनसे वो जितनी भी ट्रेडिंग करें उससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। सिमिलरली, डच एंड पुर्तगीज ट्रेडर्स जो यहां पर पहले से मौजूद थे, वो यहां पर सब्सटेंशियल वेल्थ जनरेट कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स का यहां आना इसलिए हुआ कि वो राइवलरी को कंपीट करना चाह रहे थे और कोशिश करके स्टेब्लिश करना चाह रहे थे एक मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की, ताकि डच एंड पुर्तगीज बाहर हो जाएं और सारा का सारा प्रॉफिट हम कमाएं। सो दीज टू वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड लास्टली, जो बहुत अंडरस्टिमेटेड पॉइंट है वो ये कि दे वर हियर टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर इन अ कल्चर एंड इन अ रिलीजन समझते थे। तो वो चाहते थे कि यहां पर क्रिश्चियनिटी भी प्रोमोट हो। यहां पर जितने पॉइंटर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, नाउ हैव अ लुक एट दी थ्री डिफरेंट पैराग्राफ्स और थ्री डिफरेंट explanation you may have. Okay, so what I want is all of you to take 1 or 2 minutes, okay, take 3 minutes, okay, and go through these three paragraphs one by one. ठीक है, इन तीनों में बात वही है, बट हाउ वुड यू बी राइटिंग इट। ठीक है, मैंने आपको यहां लिख के आइडिया दिया है, काइंडली गो थ्रू इट। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, काइंडली डाइजेस्ट इट। राउदर है। सर आपको एक राउदर के पुरानी वाली स्लाइड दिखा देंगे। मैं बिल्कुल दिखा देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। ठीक है, देन इन अ मिनट आई विल बी टेकिंग यू बैक टू द मेन। ठीक है, मर्चेंट्स, बिजनेस करने वाले, ट्रेडर्स। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड। ओके, यस सर, सर हो गया सर। okay, now if you have to take the screenshot you can take it. Okay, now I'm going through the paragraphs or the explanation. Firstly, India was a nation with abundant resources such as indigo, spices, and cotton, and silk and gold, etc., etc., which were in high demand in Britain. Recognizing these potential for great profits, the East India Company ventured to India in to engage in the trades of these goods, as they believed that it would make their merchants very wealthy. इससे हम बिजनेस करेंगे तो बहुत फायदा होगा, ये बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, so that is why they were there. Secondly,
The Dutch and the Portuguese had already established trade in India. ब्रिटिश के पहुंचने से पहले डच एंड पोर्चुगीज पहले से वहां मौजूद थे, which yielded them high profits, yielded them बहुत ज्यादा ड्रॉ किया, ठीक है, हाई प्रॉफिट्स ड्यू टू हाई डिमांड्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। जो चीजें ब्रिटिश लेने आया था वही चीजें ये पहले से कर रहे थे और काफी सारा पैसा कमा रहे थे। However, the British, who considered Dutch and Portuguese as their rivals, found it unacceptable that they were earning such large profits. ब्रिटिश को लगा कि यार हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सो वी शुड स्टॉप देम एंड गेट देम आउट ऑफ देयर, ताकि हम क्या क्रिएट कर सकें, मोनोपोली क्रिएट कर सकें। ठीक है, व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली मतलब एक बंदे या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में सारा बिजनेस। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक, उसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसके फायदे और इसके नुकसान भी होते हैं, बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गई दो बातें। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, द ब्रिटिश कंसिडर्ड टू बी अ सुपर पावर, viewed their culture and religion as superior to others। भाई जब कोई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो उसके नखरे हो जाते हैं, तो ये अपने नखरे ऐसे ही रखते थे कि जैसे वो खुद सुपीरियर हैं या उनका रिलीजन सुपीरियर है। ऑल्दो इंडिया हैड अ वास्ट पॉपुलेशन एंड वाज होम टू मेनी रिलीजन्स, ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग कम थे, इंडिया में बहुत ज्यादा तादाद में लोग रहा करते थे। ठीक है, और बहुत सारे रिलीजन्स वहां घूम रहे थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, पर्शियंस थे। ठीक है, इनको पारसी कहते हैं। बट क्रिश्चियनिटी हैड लिटिल टू नो प्रेजेंस इन द रीजन, बट कोई क्रिश्चियन विश्चियन नहीं घूम रहा था वहां पर। ठीक है, बट एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड देयर रिलीजन and culture throughout the world and sent missionaries to India as a part of EIC to achieve the goal. Now, this part, sent missionaries, ये sent missionaries क्या चीज है? The Christian missionaries. हाँ जी, ये क्रिश्चियन मिशनरीज की बात हो रही है। जैसे आप यहां पर तबलीगी जमात को देखते हैं ना, उन्होंने क्रिश्चियन उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के हवाले से उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के हवाले से जो लोग भेजे वो क्रिश्चियनिटी की तबलीग करते थे। ठीक है ना, कि भाई क्रिश्चियन हो जाओ। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया कि व्हाई दे वर हियर। एक, पैसा बनाओ, दूसरा अपने दुश्मन को बाहर निकालो ताकि खुद सारे पैसे कमाओ, तीसरा अपना कल्चर अपना रिलीजन प्रमोट करो, क्योंकि जी हम तो दुनिया की सुपर पावर है, हम तो कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें वेलकम करें और हमारी चीजों को अंडरस्टैंड करें। दिस इज व्हाट देयर आइडिया वाज। क्या यहां तक बात क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अंदाजा होना चाहिए। वो क्या है वो मैं आपको 2 मिनट के बाद बताता हूं। इसके बाद वही सवाल है जो भी आप वहां पे कर रहे थे, जिसको मैंने आपको शॉर्ट हैंड में बताया। देखो यहां पर सवाल, सिर्फ सवाल पे फोकस करना मेरा बेटा। Why did the British government take control of the affairs of EIC during the early 19th century? अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 1800s की बात हो रही है, उसके आसपास की। 19th सेंचुरी का मतलब है एक सदी पीछे जाएंगे हम। ठीक है, जैसे हम अभी 21st सेंचुरी में है ना, तो 2024 चल रहा है। ठीक है, हमेशा आगे वाला नंबर बताते हैं हम। बचपन में तुमसे कोई उम्र पूछता था तो तुम कहते थे ना, मैं 8 साल का हूं, 9 का होने वाला हूं, तो तुम 9 बताते थे।
ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, आगे वाला नंबर बता रहे होते हैं। तो 19th सेंचुरी मतलब 1800s तक की बात हो रही। अब एक्चुअल में क्या बात हो रही है, सवाल यहां पर थोड़ा आगे के टाइम का है, लेकिन बताना इसलिए चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब डिफरेंट है। वो जो तुमने अभी पढ़ा ना, वो था कि क्यों आए थे। यहां पर बात हो रही है कि जब वो आ गए थे तो ईआईसी के जो अफेयर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों कंट्रोल में ले लिया था। बताने का मकसद ये है कि इस सवाल को देखकर बच्चे अक्सर वही जवाब लिख देते हैं जो तुम पीछे पढ़कर आए हो। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये दो अलग अलग टाइम्स की बात है। वो जो पहले वाले सवाल था, वो जो पहला सवाल ऊपर किया था, वो था 1600 से 1700 के दरमियान का। बट जो तुम अब सवाल कर रहे हो वो है 1750 से लेकर, ठीक है, 1800 तक का। ठीक है, तो ये टाइम टोटली डिफरेंट है इस टाइम से। इतनी बात समझ आ रही है। जी सर। अब जरा बात मेरी गौर से सुनना, फिर सवाल के जवाब को पढ़ना। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने ट्रेड की विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और 1600 से लेकर, ठीक है, 1700 तक वो ट्रेड करती रही। फिर 1750 में उसकी कहीं लड़ाई हुई और उसने 1757 तक जगहें लेना शुरू कर दी। ठीक है, और 1764 में और ऊपर चली गई। ठीक है, यानी मतलब उसकी पावर बढ़ती गई। हुआ क्या कि 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीती थी। सब लोग हो, मेरी बात सुन रहे हो गौर से। जी सर। यस सर। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत ली, 1764 में बैटल ऑफ बुक्सार जीत ली। तो इनके पास दो बड़े बड़े इलाकों से ज्यादा जगह कैप्चर हो गई। ठीक है, एक बंगाल इनके पास आ गया, बुक्सार आ गया, कुछ हिस्सा दिल्ली का आ गया, और भी कुछ इलाके आ गए अवध वगैरह के। जब ये इलाके इनके पास आ गए, तब ये इतने पावरफुल पहले कभी भी नहीं थे जितने ये 1764 में हो गए। बट 1764 के बाद इनका आ गया डिक्लाइन। 1773 में और 1784 में ये डिक्लाइन कर गए। ब्रिटिश नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन में जा रही थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन में जा रही थी तो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ कि ये क्यों हो रहा है भाई। अभी तो ये जीत रहे थे, बट वाई दे आर, और वाई दिस कंपनी इज गोइंग डाउन। बट हो क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज ऊपर जा रहे थे और कंपनी कहां जा रही थी, नीचे। क्या मेरी बात समझ आ रही है। ईस्ट इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज अमीर से अमीर होते जा रहे थे, बट द कंपनी वाज गोइंग गरीब से गरीब। इसका मतलब एम्प्लॉयज हो गए थे करप्ट। क्या इतनी बात समझ आ रही है। जी सर। यस सर। अब यहां पर सीधी बात बताने की यह है कि जब आप जीत जाते हैं तो आप हो जाते हैं बेफिक्र, और बेफिक्र होने के बाद आप करते हैं गलतियां। ठीक है, यानी मतलब नंबर वन आ जाना, या मतलब तुम्हें तुम्हारी जबान में समझा देता हूं कि फर्स्ट आ जाते हो तो तुम कहते हो यार आ तो गए फर्स्ट। अब तुम हो जाते हो बहुत लेजी, अब तो मैं आ गया फर्स्ट, लेकिन तुम उस फर्स्ट को मेंटेन नहीं कर पाते। यहां पे भी यही हुआ, ये दो बैटल्स जीत गए, इनके पास सब कुछ आ गया, लेकिन दे वर अनएबल टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग नंबर वन और स्टेइंग पॉजिटिव, और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को सही तरीके से चलाते। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज होते गए करप्ट, और उस करप्ट होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई नीचे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख्याल आया कि भाई इनके मामलात अपने हाथ में ले लो। क्या यहां तक बात समझ आ गई है। मैं बैकग्राउंड डेवलप कर रहा हूं इस सवाल के लिए।
यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहां से बात पढ़ता हूं ताकि तुम्हें ओवरऑल बात समझ आए। सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स इन बंगाल वर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन विच हर्ट द ब्रिटिश प्रेस्टीज इंटरनेशनली एज अ सिविलाइज्ड नेशन। लोग थू थू कर रहे थे कि यार तुम इतने बड़े सुपर पावर चैंपियन और ये हरकत है तुम्हारी। Therefore, the British government started to intervene to stop this mismanagement. अच्छा जी, अब मैं यहां पर आपको जरा सा याद दिला देता हूं कि ये जो स्टॉप करने के लिए इंटरवीन किया था ना, इंटरवीन किया था इस काम से। ये सबसे बुरी लगती है ये चीज जो तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूं ना लिखा हुआ। सबसे बुरा अगर तुम लोगों को कुछ लगता है ना, तो वो ये चीज है जो मैंने अभी अभी तुम्हारे पास लिखा है। देखो आगे मैंने पैराग्राफ के आगे क्या लिखा है, जरा चेक करो। ये जो इन्होंने स्टॉप करने का तरीका निकाला था, वो तरीका पता है क्या था? वो था 1773 का इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट में वो क्या लेकर आए थे, ये बात मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वो लेकर ये आए थे कि जजेस होंगे जो कि करप्शन को काउंटर करेंगे। अगर किसी ने करप्शन की तो जजेस बिठा दो, जजेस ऐसी की तैसी फेर देंगे। समझ आ रही है बात? दे इंट्रोड्यूस्ड इन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, वहां पे गवर्नर्स इंट्रोड्यूस कराए और गवर्नर्स को ज्यादा पावर दे दी कि उनके नीचे जजेस होंगे और जजेस फैसला करेंगे अगर कोई करप्ट ऑफिसर मिल गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका लेकर आए वो। ठीक है, ताकि ईआईसी काम अपना अच्छे से करती रहे लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हुए। दूसरा रीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टेक कंट्रोल लेने का, पहला रीजन तो करप्शन हो गया ना। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया कि करप्शन थी। ठीक है, दूसरा रीजन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती थी कि ये बहुत ही, इंडिया जो है बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है और इसको किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा है। प्लीज एनोटेशन ना कीजिए, थैंक यू। यू आर नॉट अलाउड और नॉट रिक्वायर्ड टू एनोटेट। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ओके जी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो ब्रिटिश को डर लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको अपने हाथ में लेने की जरूरत है, बिकॉज दे हैड फियर ऑफ रशियन एक्सपेंशन इन सेंट्रल एशिया। अब अगर आपको मैप अंदाजा हो, मैप आपने देखा हो, चलो मैं यहां कोशिश करता हूं कि अगर आपको यहां पे मैप बना के दिखा दूं या अगर सिर्फ सजेस्ट कर दूं। चलो कोशिश करता हूं मैप बनाने की, आज के हिसाब से बताते हैं। अगर आप आज के हिसाब से देखें तो कोई पाकिस्तान के हिसाब से जो इंडिया यहां से और यहां तक आ रहा है, उस वक्त के हिसाब से ये जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है इसके ऊपर से रशिया था सारा। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इस जगह पर थी मौजूद। ठीक है, और वो चाहती थी कि ये वाली जगह पर भी आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि कभी ना कभी रशियंस नीचे आएंगे इस जगह, और अगर वो इस जगह आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत छोटा प्लेयर है जो कि रशियंस को रोक नहीं पाएगा। सो इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि अगर कभी रशियंस नीचे आए तो
हमारी ब्रिटेन की कोई ना कोई वहां पर फौज हो, भले वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही हो, लेकिन वो हमारे अपने कंट्रोल में हो। ठीक है, क्या ये आखिरी वाला पॉइंट समझ आया? Sir, can you explain it again? मैं ये कह रहा हूं, lastly, the fear of Russian expansion in Central Asia worried the government, and so Britain decided to shape its foreign policy by further expansion towards Afghanistan to counter this threat. That is why they wanted to take East India Company in their own hands. देखो, अगर रशियन एक्सपेंशन का डर था उनको, मैं यहां कलर चेंज कर रहा हूं, जब कलर आपको चेंज कर रहा हूं समझेंगे वो रशियन एक्सपेंशन है। अगर रशियंस इस जगह पर कहीं आ रहे हैं, अगर रशियंस किसी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है, यहां से रशियंस अगर नीचे उतरते हुए आ रहे हैं इस तरफ, तो ईआईसी अगर यहां पर मौजूद है, तो ईआईसी तो नहीं लड़ सकती इनसे। ठीक है, ईआईसी एक बहुत छोटा प्लेयर है, प्लस ईआईसी वॉज ओवर हियर, बंगाल में इस जगह और कुछ इस जगह। अभी तो ईआईसी इस जगह पहुंची ही नहीं थी जिस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, Okay, ठीक। sir. तो ईआईसी अगर रशिया यहां आता नीचे, सो ईआईसी तो लड़ ही नहीं सकता था। तो वो चाहते थे कि ईआईसी को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश के पास एक अपनी फोर्स हो, और ये चीज ब्रिटेन के कंट्रोल में हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कंट्रोल में हो, ताकि अगर कभी रशियंस नीचे आए तो हम एज अ ब्रिटेन फाइट कर सकें और उसको रोक सकें। ठीक है, Okay, sir. ठीक है जी। तो ये वो तीन चीजें थी जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं इन रिलेशन टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने वाले सवाल से। इसका बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी था, एक, करप्ट हो गए थे ऑफिसर्स, दूसरा, इतनी ज्यादा ट्रेड थी उस इलाके में, समझ लो आज का दुबई जैसे। तो इतनी ज्यादा ट्रेड की वजह से ब्रिटिशर्स को लगता था कि ईआईसी ये सब हैंडल नहीं कर सकती, हमें ही इनको काबू करना पड़ेगा। और लास्टली दे हैड अ फियर रिगार्डिंग द रशियन एक्सपेंशन, कि अगर रशिया ने कभी मार्च ऑन किया नीचे तो भाई ईआईसी तो पिटी जाएगी, तो इससे बेहतर है कि ईआईसी को अपने हाथ में ले लो, तो दुनिया भर को पता होगा कि जी ब्रिटिश नीचे हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द होल आई। Whole I. Sir, जी हाँ, जी। बोले। सर 1773 में इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? लाइक इट वाज कि ब्रिटिश ईआईसी पे कंट्रोल रखे और उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाए। एग्जैक्टली exactly। और उसके लिए उन्होंने गवर्नर्स लगाना शुरू किए, जो उन्होंने चार प्रेसिडेंसीज थी उन्होंने गवर्नर्स लगाए, और उन गवर्नर्स के नीचे जजेस रखे, ताकि अगर कहीं कोई करप्शन हो तो उनको वो सजा दे सके। साथ साथ इसी का, जो आपको 1773 का एक्ट है, 1773 का जो एक्ट था, इसका लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन जो था वो था 1784 में, जिसको कहते हैं विलियम्स पिट्स एक्ट। ये विलियम्स पिट्स एक्ट जो था, ये इसी की अपडेटेड फॉर्म थी। उसमें उसने पुलिस भी इंट्रोड्यूस करा दी थी, उसमें उन्होंने सिविल जॉब्स का तरीका भी इंट्रोड्यूस करा दिया था, ताकि वो और ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सके। बाय द वे, ये दो तरीके हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन के, जिसके सवाल की तरफ मैं तुम्हें अभी लेकर जाने लगा हूं, और उसी के बाद कराऊंगा ये। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा सा रोका हुआ है क्योंकि मैं पहले चाहता हूं कि तुम्हें जंगों के बारे में बता दूं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक सवाल आता है, और वो सवाल किस तरह है। देखो, अगर ब्रिटिश जीते तो ब्रिटिश जीतेंगे तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना भाई, आगे पीछे गलत हो जाए तो जाने देना। ठीक है, और अगर इंडियंस हैं दूसरी साइड पर, तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंशन होने देंगे, वो करेंगे रेजिस्ट।
क्या इतनी बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. भाई देखो, सीधी सीधी बात है। एक साइड पे ब्रिटिश हैं जो कि चाह रहे हैं कि इंडियंस का लैंड ले लें, क्योंकि अब वो ट्रेड कर चुके 100 साल तक, और 100 साल तक ट्रेड करते करते बहुत ज्यादा चैंपियन और बड़े हो गए थे। अब उनकी नाकें जो हैं वो पॉलिटिक्स के और इकोनॉमी के मैटर्स में घुसाने लग गए थे। ठीक है, तो अब इंडियंस जो हैं या तो उनको वापस जवाब देंगे कि चलो भाई भागो यहां से, हमारे मामलात में मत बोलो, या फिर इंडियंस जब जवाब दे रहे होंगे तो ब्रिटिश उनको चुप करा देंगे कि तुम्हारे जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, आओ लड़के देख लो। ऐसा ही होगा ना। तो या तो ब्रिटिश विक्ट्री होगी या इंडियन विक्ट्री होगी। तो जहां जहां ब्रिटिश एक्सपैंड कर लेंगे वो होगी ब्रिटिश एक्सपेंशन। ठीक है, ब्रिटिश विक्ट्री इक्वल्स टू एक्सपेंशन। क्या इतनी बात समझ आ रही है? और जहां जहां इंडियन रेजिस्टेंस होगी, जहां जहां इंडियन विक्ट्री होगी वो होगी इंडियन रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा जो हल्के हल्के समझते हैं वो जरा जल्दी जल्दी समझने पे फोकस कीजिएगा। मैं आपको चीज समझा रहा हूं आसान जबान में। ठीक है, देखो यहां पर सवाल दिया हुआ है, और इस सवाल में तुम्हें क्या चाहिए होगा मेरा बेटा? तुम्हें सक्सेस के बारे में पूछ रहा है वो। हाउ सक्सेसफुल वॉज द इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट्स? कितने कामयाब थे इंडियंस रेजिस्ट करने में ब्रिटिश के अगेंस्ट, ताकि उनको कंट्रोल ना लेने दें इंडियन लैंड्स का। क्या सवाल समझ आ गया? जी Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। टोटल तुम्हें 4 बातें बतानी है। देखो भाई, 2 बातें इधर और 2 बातें इधर बता दो तो भी 4 हो जाएगा। तुम 3 बातें इधर और 1 बात इधर बता दो तो भी 4 हो जाएगा। तुम 1 बात इधर और 3 बातें इधर बता दो तो भी 4 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आ रही है? Yes, sir. अब ईमानदारी से बताओ, क्या वाकई इंडियंस कामयाब हुए थे ब्रिटिश को रोकने में? नहीं। नहीं। नो सर। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए कहीं कहीं हुए होंगे, लेकिन इवेंचुअली नहीं हो पाए थे, तो ब्रिटिश एक्सपैंड कर गया था। ठीक है, तो तुम्हें अभी से कंक्लूजन नजर आ रहा है कि इंडियंस वर नॉट सक्सेसफुल इनफ। तो या तो तुम एक इंडियन सक्सेस बता दो कि इंडियंस एक जगह सक्सेसफुल थे और ब्रिटिश 3 जगह सक्सेसफुल थे। अच्छा, अब गौर से मेरी बात सुनना, यहां तुम कंफ्यूज होने वाले हो और मैं जानबूझ के कंफ्यूज करूंगा ताकि तुम्हारी क्लैरिटी इंक्रीज हो। गौर से सुनो मेरी बात। ब्रिटिश जीत रहे होंगे तो ब्रिटिश की सक्सेस है ना? Yes, sir. तो फेलियर किसका हुआ? Indians. इंडियंस। और अगर इंडियंस जीत गए मेरा बेटा तो फेलियर किसका हुआ? ब्रिटिश। बात समझ आ रही है? अब जब तुम सवाल करने आए हो कि इंडियंस कितने कामयाब थे, तो तुम यहां कह रहे हो इंडियंस इतने कामयाब थे। जरा पढ़ो पहला पैराग्राफ। हाँ जी, बात समझ आ गई? Yes, sir. अब यहां पर बात बताई जा रही है कि 1686 में एक बार मुगल एम्परर ने अपनी फौज भेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पिटाई करने के लिए कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो जो टैक्सेस तुमने देने हैं काम करने पे।
तो ब्रिटिश को खूब मारा पीटा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्पायर ने, जो कि औरंगजेब की फोर्सेस थी, और उनसे हैवी फाइन भी वसूल किया कि अगर आगे तुमने काम करना है तो। दिस इंडियन विक्ट्री डिमॉन्स्ट्रेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम इन कर्बिंग द पावर्स ऑफ ईआईसी। देखो आहिस्ता आहिस्ता पर तो निकाल रहे थे वो कि नहीं देते टैक्स, जाओ दफाओ, तो यहां पिटाई करके सीधा कर दिया उनको। बट लेटर ऑन कभी ऐसा वक्त आया होगा कि किसी ने कहा होगा कि हम नहीं देते टैक्स, और उन्होंने कहा होगा हम पिटाई करते हैं तुम्हारी, और वो पिटाई नहीं कर पाए होंगे, तो इंडियन रेजिस्टेंस फेल हो गई होगी। औरंगजेब की मुगल एम्पायर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1686 में खूब मारा था, ठीक है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे थे काम करने के, ट्रेडिंग करने के, ठीक है ना, जिस जगह पर वो काम कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि भाई इंडियंस अपनी रेजिस्टेंस में बहुत तगड़े थे। चलो ये बात भी नहीं करते, एक और बात कर लेते हैं। देखो भाई 1756 में एक बार ऐसा हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला अटैक करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बेस के ऊपर, जो कि कलकत्ता में था, और उसका नाम था फोर्ट विलियम्स। बाय द वे ये पैराग्राफ मुझे एडिट करना है, तो आपको दोबारा बताऊंगा इसके बारे में एडिट करके, ठीक है, जितनी बात बोल रहा हूं वही इसमें ऐड ऑन करूंगा। आई थिंक दिस पैराग्राफ नीड्स अ लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उसको सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। दिस इंडिकेट्स दैट इवन अ लोकल प्रिंसली रूलर possessed the strength to defeat the British। यहां 1756 में नवाब सिराजुद्दौला के ईआईसी के बेस के ऊपर, जो कि फोर्ट विलियम्स में था, उसको कैप्चर कर लेना यह बताता है कि एक लोकल महाराजा वो भी इतना पावरफुल था कि वो ईस्ट इंडिया की पिटाई कर सकता था। इसका मतलब कि इंडियंस अपनी रेजिस्टेंस में अच्छे थे। हमें एक और चीज मिल गई, ठीक है। मैं अभी तीसरे पैराग्राफ पे जाने के बजाय आपको डायरेक्ट लेकर जा रहा हूं इस वाले पैराग्राफ पे। देखो यहां तुम्हारा वो रंजीत सिंह जो कि किसके साथ लड़ाई कर रहा था एक जमाने में, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के साथ। अनदर ऑब्स्टिकल फॉर द ईआईसी वाज रंजीत सिंह, द स्ट्रॉन्ग सिख रूलर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग हिज टाइम। रीन का मतलब टाइम। द ब्रिटिश वर हेजिटेंट टू एंटर पंजाब। ब्रिटिश को डर लगता था, हिचकिचाते थे पंजाब में एंटर होने से। बट दे साइंड अ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद हिम इन 1809। 1809 में दोस्ती कर ली थी, एक एग्रीमेंट साइन करके। दिस इंडिकेटेड दैट ऑल्दो दे डिडंट फाइट, बट हिज मेयर प्रेजेंस वाज अ थ्रेट एंड रेजिस्टेंस फॉर द ईआईसी। क्या यहां तक बात समझ आई कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में कैसी होती है? बात समझ आ रही है यहां तक, ये वाली बात पूरी, जी सर। ठीक है। अब ये सब इंडियंस हैं जो किसी ना किसी तरीके से तगड़ा जवाब दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन व्हाट माय फेवरेट इज दिस वन, और मैं यहां पे एक स्टार भी बना देता हूं। द नवाब्स ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान एंड हैदर अली। हैदर अली अब्बा जी थे, टीपू सुल्तान उनके बेटे थे, ठीक है। posed a significant challenge to the EIC by fighting against their forces and defeating them। 3 बैटल्स में टीपू सुल्तान लोग हारे नहीं थे। इसका मतलब 3 बैटल्स तक मैसूर नहीं लेने दिया। क्या 3 बैटल्स को मैं कह सकता हूं कि 3 बैटल्स जो थी उसमें इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई? जी सर। हाँ, अगर आप ये वाला स्टार वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो जल्दी से देखें
Their resistance proved successful in preventing the British from capturing their lands for some time. कुछ टाइम के लिए। अब मैं स्पेसिफिकली बता देता हूं, फ्रॉम 1761 से लेके 1799 से पहले पहले तक। क्योंकि 1799 में क्या हुआ जरा देखें। मैं जरा पानी लेकर आ रहा हूं, मेरा गला खुश्क हो गया। इस वाली बात को देखो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ये 1799 वाली बात क्यों लिखी। क्योंकि फोर्थ वॉर में टीपू सुल्तान हार गया। तो अगर मैं सारी चीजें यहां पर, इससे पहले कि मैं पानी पीने जाऊं, मैं यहां पे तुम्हें बता दूं, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, मेंशन करूं कि ये इंडियन रेजिस्टेंस है और ये ब्रिटिश एक्सपेंशन है, तो क्या बात समझ आ रही है? जरा जल्दी से देखो। और ये भी इंडियन रेजिस्टेंस है, देखो जरा तसल्ली से। और आगे भी ब्रिटिश एक्सपेंशन आ रही है। मैं अब पानी लेने जा रहा हूं, जरा तसल्ली से देखो। ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी चार बातें पता चल रही होंगी। ठीक है, जरा जल्दी से देखो, मैं पानी पी कर आया। हाँ जी, अब बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ चार्ट, जिसको मैं बना के ऐसे आपको प्रेजेंट कर दूं जिसके थ्रू आपको याद रह जाए कि कहां कहां ब्रिटिश जीते, कौन कौन सी वॉर्स के थ्रू जीते, ताकि आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए जहां जहां वो जीत रहे होंगे आपको वो याद रहेगा। जहां जहां ब्रिटिश हार रहे होंगे वहां ऑलरेडी इंडियंस जीत रहे होंगे, तो आपको इंडियन रेजिस्टेंस भी याद रह जाएगी। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो फिर मैं आपको आपके ग्रुप पे जरूर भेज दूंगा, और जितने जिसके ग्रुप है उस पर जरूर भेज दूंगा। ठीक है, ओके हिबा, यू मे लीव। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी ओके चीज। थैंक यू सर। थैंक यू हिबा, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहां पर देखो, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र किया था, और मैंने यहां पर ब्रिटिश एक्सपेंशन में आप 1764 के भी बारे में बात कर सकते हैं। अब देखो, अगर 1764 में ब्रिटिश ने मीर कासिम को भी डिफीट किया, नवाब ऑफ अवध और द मुगल एम्परर शाह आलम टू को भी, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे लेकिन फिर भी हार गए, और तीनों अपने अपने इलाके हार गए। बंगाल तो था ही पहले से उनके पास, तो बंगाल तो दोबारा गया उनके पास क्योंकि वो हार गए। बिहार और उड़ीसा भी गया, जहां जहां के लोग शामिल हो रहे थे। ठीक है, ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नाउ अब यहां पर जो बात आपको समझ आ रही है कि देखो, तुम्हें बनाने थे टोटल चार पैराग्राफ। तुम ब्रिटिश एक्सपेंशन के तीन दे दो, एक इंडियन रेजिस्टेंस का दे दो, बात चार हो गई कंप्लीट। लेकिन तुम इवेंचुअली क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देखो, यहां पर जो कंक्लूजन दिया हुआ है, देखो जरा, गो थ्रू करो उसके। In my opinion, the resistance of Indian powers showcased temporary victories against the British. तो हम चाहो तो दो तीन विक्ट्रीज को एक साथ मिला के लिख दो एक पैराग्राफ में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा रंजीत सिंह, थोड़ा टीपू सुल्तान, थोड़ा औरंगजेब, लेकिन एक पैराग्राफ। बट अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी and consolidation of control by East India Company allowed them to establish dominion over India.
उनकी डोमिनेशन पक्की हो गई, डिमिनिशिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लोकल रूलर्स एंड सॉलिडिफाइंग ब्रिटिश रूल। ऐसा ही हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। अब देखो, जितनी चीजें तुमने यहां डिस्कस की, उसके अलावा एक पॉइंट और बता रहा हूं, ठीक है? सिर्फ एक पॉइंट और। जहां 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 पर हम विक्ट्रीज देखते हुए आए हैं ब्रिटिश की, मैं भी आपको नीचे मेंशन कर देता हूं। आप जब तक ये पढ़ें कि व्हाई डिड द ब्रिटिश एनेक्स सिंध इन 1843, देखो इसका ताल्लुक किसी और चीज से है। देखो ब्रिटिश कितना चालाक था। जरा इन दो पैराग्राफ्स को देखो, फिर मैं तुम्हें यहां बताता हूं कि कौन कौन सी वॉर्स वो जीते और कौन कौन सी वो उनके फेवर में नहीं गई। ठीक है, आप रीड करें। मैं जब तक आपके लिए एक चीज डेवलप कर रहा हूं। ठीक है। हाँ जी, देखें आपको टाइमिंग्स अंदाजा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चीजें आपके लिए लिखनी है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्या आपने पहले 2 पैराग्राफ पढ़ लिए? जी सर। आपको समझ आया कि ब्रिटिश कितना चालाक था? जी। देखो, उसको पिटाई पड़ी 1839 में अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की पिटाई को छुपाने के लिए उसने सिंध को कैप्चर किया। ठीक है, कहीं लोगों को ये ना पता चल जाए कि हम डिफीटेबल हैं, हम हार सकते हैं। तो कहीं लोगों के जहन में ये अगर आ गया तो हमारे खिलाफ तो आज 4 लोग हैं, कल 10 लोग खड़े हो जाएंगे। दैट इज वाई दे नीडेड समथिंग बिगर। बात समझ आई? जी सर। एंड दैट बिगर थिंग वाज टू कैप्चर और एनेक्स सिंध। अच्छा जी, 1845 एंड 1849। अच्छा, मैंने कुछ चीजें यहां लिखी हैं, अब मैं इसी के कंपैरिजन में कुछ चीजें और लिख रहा हूं। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। चलो मैं इसको यहां पर एक टाइटल भी दे देता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि मैं दूसरे में लिख दूंगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रिटिश सक्सेस। ठीक है, और यहां मैं कर देता हूं इंडियन सक्सेस। तो अगर एक का सक्सेस है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे का फेलियर है। ये बात तो क्लियर है ना भाई? ये बात पहले हम कर चुके हैं। जी। अच्छा जी, अब इंडियन सक्सेस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काइंडली आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगले 5-7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। 1756, ठीक है, फोर्ट विलियम, ठीक है,
एंड ब्लैक होल इंसिडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से वो हुई थी, क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम 1686 वाले औरंगजेब टैक्स इशू के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये दो टाइम हो गए हमारे जब इंडियन सक्सेसफुल थे इनकी पिटाई करने में, ठीक है। देन 1809 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, रंजीत सिंह, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, ठीक है। अच्छा जी, आ, अच्छा जी, 1761 से लेकर 1782 कर लें आप तो ज्यादा बेहतर है। थ्री एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है। ये टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मिलकर लड़ी थी, ठीक है। 82 तक की बात इसलिए क्योंकि 99 में तो लूज हो गए ना, 1799 तो फोर्थ थी, तो मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ एंग्लो मैसूर, मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है ना। ठीक है, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो तुम्हें कितनी सारी बातें मिल रही हैं यहां पर, अभी भी कुछ रहती हैं, ठीक है ना। हमने बुकसार नहीं लिखी अभी, ठीक है। तो 1760, अच्छा वो तो उधर आएगी, अच्छा वो वहां आएगी, ठीक है ठीक है। एक और थी हमारे जहन के मुताबिक जहां पर टीपू सुल्तान, अच्छा ये वो मराठास वाली बात भी आ सकती है, लेकिन चलो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, देखो क्या इतनी सारी जंगें तुम्हें मिल गई, कितनी है, एक दो। सर पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत उसमें ब्रिटिश नहीं थे, ठीक है, उसमें मराठास और अफगान्स थे जो मुगल एम्पायर के बेनिफिट के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। अब देखो इनके अलावा ब्रिटिश ने और कैसे कैप्चर किया, ठीक है। वो जो मैंने तुम्हें अभी रेगुलेटिंग एक्ट बताए वो भी कैप्चरिंग का तरीका है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये भी कैप्चरिंग का एक तरीका है, ठीक है। किसी के साथ अलायंस बना लेना ये भी एक कैप्चरिंग का तरीका है। ब्रिटिश अपनी लैंग्वेज को इन्फोर्स कर दें ये भी कैप्चरिंग का एक तरीका है। तो दिस वाज द आइडिया, राइट। तो अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बेसिकली इस चार्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, जैसे ही बन जाएगा तो आपको भेज दूंगा। बट दिस वाज द मेन आइडिया कि आपको मैं आज ये बता दूं कि कब कब ब्रिटिश आए और आने के बाद सक्सेसफुल हुए या कहां लूज हुए, इवेंचुअली उनके हाथ में क्या आ गया। सो ब्रिटिश व सक्सेसफुल इनफ इन कैप्चरिंग द ब्रिटिश लैंड्स, इंडियन लैंड्स। अच्छा, इसमें सिर्फ एक मसला है, मैं पिछले सवाल पे वापस लेकर जा रहा हूं। मेरा बेटा जल्दी से 1 मिनट के लिए इस सवाल को दोबारा देखो। इस सवाल में कहीं कोई टाइमलाइन दी हुई है? नहीं। नो सर। ये ओपन सवाल है। अब जितने लोगों को ये बात समझ आ रही है वो आ रही है, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं बाद में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगर टाइमलाइन दी हुई होती 1750 से 1850 तक, तो बताओ कोई ऐसा पॉइंट है जो हम ओमिट कर देते हैं इसमें से? सर सबसे पहला वाला। सबसे पहला वाला, वेल डन। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? अगर सवाल में टाइम दिया हुआ होता कि 1750 से 1850 तक का बताएं, तो क्या हमारा पहला वाला पॉइंट चला जाता उसमें से? यस सर। सबको ये बात समझ आ रही है? चलो बेटा गेम जरा अच्छा करते हैं, ठीक है।
एक मर्तबा 2023 के पेपर में एग्जामिनर हो गया थोड़ा नाराज और उसने दे दिया ये सवाल। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ लेकर चल रहा हूं, तुम मुझे बताना सर दूसरा वाला। क्या दूसरा वाला इसमें आएगा? नहीं। नहीं आएगा। बच्चे यही गलती कर कर आए थे। हया, तुम्हें याद होगा, ये बात मैं क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, जी सर। देखो क्या ये वाला फॉल इन हो जाएगा? हालांकि मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं है किसी खास वजह से, लेकिन आ सकता है। ठीक है ना? ठीक है, क्या देखो रंजीत सिंह वाली बात आ जाएगी? जी सर। ठीक है, क्या देखो ये वाली बात आ जाएगी? क्योंकि मैंने यहां बताया था 1760 से लेके 1799 तक का टाइम चल रहा था। क्या ये दोनों बातें आ जाएंगी? टीपू सुल्तान का यस सर। पिटाई जी। करना और हार जाना। यस सर। ठीक है ना? टीपू सुल्तान की जो स्ट्रगल थी वो 1761 से शुरू होके 1799 में खत्म हुई थी। इसका मतलब ऊपर वाला पैराग्राफ भी आ जाएगा और नीचे वाला पैराग्राफ भी आएगा जहां पे वो बेचारा मारा गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। इसी तरह देखो, क्या तुम यहां पर ये बात कर सकते हो? इधर इधर ये बात आ जाएगी मोर इंपॉर्टेंटली वाले हाँ पे। सर। क्या ये इसमें फॉल होगा? नहीं। इसका मतलब एग्जामिनर ने तुम्हें इतना बेवकूफ बनाया था इस सवाल में 1760 से 1840 वाले में कि अगर तुम बुक्सार और प्लासी लिखकर आ जाते तो तुम्हारे नंबर मिलते ही नहीं और तुम्हारा टाइम भी जाया होता। इसका मतलब 1760 बुक्सार लिखते तो काम चल जाता। देखो, बुक्सार लिखने पे क्या होता? क्या बुक्सार इसमें फॉल होता? देखो, जी सर। तो बुक्सार लिखते तो चल जाता, प्लासी लिखते तो नहीं चलता। समझ आई बात? यस सर। इस तरह तुम्हारे पास ये सवाल जबरदस्त हो जाता। क्या तुम एनेक्सेशन वाली बात कर सकते थे? देखो, क्या एनेक्सेशन आ सकता था? नहीं। नहीं। समझ आ रही है बात अब? क्या मैं यहां पर क्या मैं यहां पर चार चीजें कौन सी ले सकता हूं? देखो, जहां जहां मैं चार चीजें ले रहा हूं मैं वहां वहां टिक लगा रहा हूं। ठीक है, मैं 1764 ले लेता, मैं टीपू सुल्तान डाइड और टीपू सुल्तान की तीन वॉर्स ले लेता। मेरे पास तीन बातें हो गई। मेरी चौथी बात कहाँ छुपी हुई है? ढूंढो जरा। सर कहीं ट्रीटी ऑफ कुछ है? फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह। हाँ जी, ये रही ट्रीटी विद रंजीत सिंह। देखो, क्या ये चार बातें पूरी कर गया? यस सर। यस सर। ये कितना ट्रिकी सवाल था मेरा बेटा। अगली बार जब भी मिलोगे इस सवाल के बारे में मजीद बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल दो तीन तरीकों से पूछा जाता है। इंशाल्लाह जब अगली बार मिलोगे तो दूसरे तरीके के ऊपर से बात शुरू करेंगे और फिर मजीद आगे चलेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई तो कैसे हुई और क्यों हुई, क्या उसके रीजंस थे, क्या ब्रिटिश की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा था इंडियंस को। इंडियंस बोले तो हिंदू मुस्लिम सबको। ठीक है जी, कल मिलेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद पास पेपर के सवाल देखेंगे अगले दिन। ठीक है जी, ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाँ ना, जल्दी से बताओ, पेज 3 P3 क्या मतलब? हाँ ना, मुझे समझ नहीं आया, जल्दी बोलो क्या कह रही हो। पैरा 3, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा नीचे। लास्टली द सिख रूलर्स ऑफ पंजाब वर एक्सपेंडिंग देयर किंगडम। सिख जो थे वो भी नहीं अपनी किंगडम बढ़ा रहे थे। तो ब्रिटिश को लगता था कि इससे पहले कि पंजाबी जो है वो सिंध वाली जगह ले लें, जो सिख वाली जगह है, सिख कहीं सिंध को ना कैप्चर कर ले, इससे पहले हम कर लेते हैं। ठीक है ना? तो दैट इज देयर ओन रीजन। ठीक है, चलो। सर, जी मेरा बेटा है, आप बोले? ये थोड़ा सा ऊपर करेगा। मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ऐसे कर देता हूँ कि तुम पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी में खुद जूम जूम खेलते रहना। ठीक है, एक सेकंड रुको। अब ठीक है, जी सर, एक मिनट। चलो। हो ठीक गया। ठीक, चले जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। रिकॉर्डिंग 12 बजे के बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है।